यमन की जेल में कैद निमिषा प्रिया की सच्ची कहानी। भारत की बेटी की यह कहानी आपको रुला देगी। भारत जैसे विशाल देश में लाखों लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करते हैं। हर कोई चाहता है कि वह एक बेहतर जिंदगी जिए, अपने परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन कुछ किस्मतें ऐसी होती है जिनकी राहें कांटों से भरी होती है। यह कहानी एक ऐसी ही महिला की है, निमिषा प्रिया, जो एक कुशल नर्स, प्यारी बेटी और समर्पित माँ थी, लेकिन आज वह यमन की जेल में फांसी की सजा का इंतजार कर रही है। यह कहानी केवल एक अपराध की नहीं है, यह एक ऐसे दर्द की गाथा है जिसमें न्याय, अन्याय, विश्वासघात और एक माँ की बेबसी छुपी हुई है। निमिषा प्रिया का जन्म भारत के दक्षिणी राज्य केरल में पलक्कड़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। जन्म तिथि वर्ष 1981 के आसपास मानी जाती है। निमिषा एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में पली बढ़ी। उसके पिता का नाम एन प्रकाशन था, जो एक साधारण नौकरी करते थे, और माता का नाम सीता प्रकाशन था, जो एक गृहिणी थी। उनका परिवार साधारण लेकिन संस्कारी था, शिक्षा को महत्व देने वाला, मेहनती और ईमानदार। निमिषा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। वह हमेशा डॉक्टर बनने का सपना देखा करती थी। वह जब अपने मोहल्ले के अस्पताल जाती थी तो सफ़ेद कपड़ों में सेवा करती नर्सों को देखकर प्रभावित होती थी। निमिषा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पलक्कड़ के एक सरकारी स्कूल से पूरी की। बचपन से ही उसने विज्ञान में रुचि दिखाई। 12वीं के बाद उसने त्रिशूर जिले के एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लिया। 4 साल की पढ़ाई के बाद वह एक पंजीकृत नर्स बन गई। उसकी मेहनत और संवेदनशील स्वभाव ने उन्हें बहुत जल्दी अपने पेशे में प्रतिष्ठा दिला दी। उसकी देखरेख में मरीज खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। वह दिन रात लोगों की सेवा में लगी रहती। शादी के बाद भी उसने अपने करियर को जारी रखा। उसके पति का नाम बिनोई था, जिनसे विवाह के कुछ वर्षों बाद संबंधों में दरार आ गई थी। इस कारण निमिषा को अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश करनी पड़ी। भारत में सीमित वेतन के कारण और अपनी बेटी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए निमिषा ने विदेश जाने का निर्णय लिया। उसका लक्ष्य था अधिक पैसे कमाना और अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना। कुछ समय तक उसने भारत में ही नर्स के रूप में कार्य किया, लेकिन 2008 में उसने नौकरी के लिए यमन जाने का फैसला किया। यमन में भारतीय नर्सों की भारी मांग थी, अच्छी सैलरी का वादा था और रहने की सुविधा भी। उसने एक एजेंट की मदद से वीज़ा और यात्रा की प्रक्रिया पूरी की। यमन में पहुंचने के बाद उसने सना के एक निजी अस्पताल में काम शुरू किया। शुरुआती दिन कठिन थे, भाषा की बाधा, संस्कृति का अंतर और महिला होने के नाते कई सीमाएं, परंतु उसकी ईमानदारी और सेवा भाव के कारण अस्पताल के मरीज और सहकर्मी उसका सम्मान करने लगे। यमन की सामाजिक स्थिति और महिलाओं की दशा भारत से कहीं अधिक कठिन थी, लेकिन निमिषा ने सब कुछ सहते हुए काम को ही अपनी प्राथमिकता बनाए रखा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक स्थानीय नागरिक खालिद से हुई और यहीं से निमिषा के साथ विश्वासघात की शुरुआत हुई। खालिद, जो खुद को एक स्थानीय व्यापारी बताता था, उसने शुरुआत में निमिषा की बहुत मदद की। उसने वादा किया कि वह उसकी स्थानीय रूप से नर्सिंग क्लिनिक खोलने में मदद करेगा। निमिषा ने उस पर विश्वास किया। उन्होंने मिलकर एक प्राइवेट मेडिकल क्लिनिक खोलने की योजना बनाई और कई सरकारी औपचारिकताएं पूरी की, क्योंकि विदेशी नागरिक यमन में स्थानीय संरक्षक के बिना व्यवसाय नहीं कर सकते थे। इसलिए खालिद को उस क्लिनिक का कानूनी मालिक घोषित किया गया। यहीं से धोखे की शुरुआत हुई और कुछ ही समय बाद खालिद का असली चेहरा सामने आया। उसने न केवल निमिषा के क्लिनिक पर पूरा अधिकार जमा लिया, बल्कि उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। उसे धमकाया गया। उसके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण शुरू हुआ। निमिषा उस समय यमन से बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास वैध कागजात नहीं थे। उसने भारत में अपने परिवार को फ़ोन पर बताया, लेकिन वे भी असहाय थे। उसने कई बार कोशिश की यमन की पुलिस से मदद लेने की, लेकिन एक महिला और विदेशी होने के कारण उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर 2017 में हदें पार हो चुकी थी। निमिषा ने योजना बनाई कि वह खालिद से पासपोर्ट चुराकर भारत लौट जाएगी। इस प्रयास में उसने अपनी एक भारतीय मित्र के साथ मिलकर खालिद को बेहोश करने के लिए उसे नींद की दवा दी और दवा की मात्रा अधिक हो गई और खालिद की मौत हो गई। यह हत्या नहीं, आत्मरक्षा की एक चरम स्थिति थी, लेकिन कानून ने इसे हत्या माना। यमन में तुरंत कार्रवाई हुई और निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। यमन की अदालतों में मामला लंबा चला,
निमिषा ने कहा कि उसने जानबूझकर खालिद की हत्या नहीं की, वह बस अपने पासपोर्ट की वापसी चाहती थी। लेकिन खालिद के परिवार ने किसास इस्लामी कानून के तहत बदले की सज़ा की मांग की। इस कानून के अनुसार खालिद के परिवार को यह अधिकार था कि वे या तो हत्यारे को माफ़ कर दें या उससे ब्लड मनी दिया की मांग करें या फांसी की सज़ा दें। अंततः यमन की अदालत ने निमिषा को मृत्युदंड फांसी की सज़ा सुनाई और जैसे ही यह समाचार भारत पहुंचा, मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार में हलचल मच गई। केरल सरकार और भारत सरकार दोनों ने राजनयिक स्तर पर प्रयास शुरू किए। निमिषा की मां और बेटी बार बार मीडिया से गुहार लगाती रही। केरल की जनता ने भी उसे माफ़ करने की अपील की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यमन सरकार से दया की अपील की। यमन के कानून के अनुसार यदि खालिद के परिवार को पर्याप्त ब्लड मनी दी जाती है तो वे निमिषा को माफ़ कर सकते हैं। 2021 में एक संगठन ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाने का अभियान शुरू किया ताकि खालिद के परिवार को ब्लड मनी दी जा सके, लेकिन खालिद का परिवार माफ़ी देने को तैयार नहीं था। 2024 तक भी यह संघर्ष जारी रहा। कुछ खबरें आई कि खालिद की मां थोड़ी नरम हुई है और अगर दिया की रकम उचित रही तो वह माफ़ कर सकती है। निमिषा की छोटी सी बेटी जो अब किशोर हो चुकी है, आज भी अपनी मां के इंतजार में है। वह मीडिया और मंचों से बार बार एक ही सवाल करती है, क्या एक मां की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना गुनाह है? उसकी पुकार, आंखों से बहते आंसू और मासूमियत किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर सकते हैं। उसने मीडिया के सामने आकर कहा, मैं अपनी मां को निर्दोष मानती हूं। उसने जानबूझकर किसी की हत्या नहीं की। मैं अपने देश से विनती करती हूं कि मेरी मां को बचाया जाए। इस अपील ने पूरे देश का दिल जीत लिया। उम्मीद अभी बाकी है। हालांकि निमिषा अभी भी यमन की जेल में है, लेकिन भारत सरकार लगातार यमन सरकार से बातचीत कर रही है। नई उम्मीदें तब जगी जब यमन की कुछ मानवाधिकार संस्थाओं ने भी कहा कि इस मामले में दया और मानवता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और 2025 तक निमिषा की फांसी पर स्थगन जारी है। अब सारा फैसला खालिद के परिवार के अंतिम निर्णय पर है। यह कहानी केवल निमिषा प्रिया की नहीं है, यह कहानी उन हजारों भारतीय महिलाओं की है जो विदेशों में काम करने जाती है, लेकिन वहां उन्हें शोषण, उत्पीड़न और अन्याय का सामना करना पड़ता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मरक्षा में उठाया गया हर कदम कानून के नज़रिए से सही नहीं होता है और जब कोई विदेशी धरती पर न्याय चाहता है तो उसे अपनी ही मातृभूमि की आवाज़ की ज़रूरत होती है। क्या निमिषा को न्याय मिलेगा? क्या एक माँ फिर से अपनी बेटी को गले लगा सकेगी? क्या खालिद का परिवार उसे माफ़ करेगा? इन सवालों का जवाब समय देगा, लेकिन यह हमारे सिस्टम को आईना दिखाती है कि कैसे एक नागरिक को विदेश में फंसने पर भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। निमिषा प्रिया की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, यह न्याय की प्रतीक्षा में है और इस न्याय की पुकार भारत के हर दिल में गूंज रही है। एक बात तय है, भारत की हर माँ, हर बेटी, हर नागरिक आज भी न्याय की इस पुकार में साथ है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिवभक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि यह कहानी हर भारतीय तक पहुंच जाए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर